गाइस, वेलकम टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम बेसिक ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। NISM सीरीज इक्विटी डेरिवेटिव चैप्टर फर्स्ट। अगर आपने मेरा चैप्टर वाइज वेटेज वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उसको वॉच कर लीजिए। मैं टॉप ऑफ द वीडियो उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। एंड देन आप फिर ये वाले वीडियो से स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट कि कोई भी अगर नया वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स से। बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्चुअल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव समझने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। आपने सुना होगा मे बी कि गोल्ड जो है वो फिजिकल फॉर्म में 54K चल रहा है और गोल्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, मतलब कि MCX पे जो रेट चल रहा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे, वो 53K चल रहा है। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का क्या मीनिंग बनता है। सो ये जो फिजिकल गोल्ड है, ओके, तो आप सुनार की दुकान पे जाते हैं, गोल्ड खरीद के लेके आते हैं, तो उसका मतलब फिजिकल गोल्ड होता है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप फिजिकली कुछ भी नहीं खरीदते हैं, आप गोल्ड अपने घर पे खरीद के नहीं लेके आते हैं। बट आपको अगर कोई प्रेडिक्शन आता है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है, बाइंग आने वाली है गोल्ड में या सेलिंग आने वाली है, तो आप MCX में अपना अकाउंट ओपन करके और वहाँ पे गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो आप गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं, इस गोल्ड को डेरिवेटिव्स बोला जाता है। आप डेरिवेटिव में गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं, आप फिजिकल पे गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। और इस डेरिवेटिव गोल्ड की जो प्राइस रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फिजिकल गोल्ड पे। मतलब फिजिकल गोल्ड की जो भी प्राइस चल रही होगी उसके अप्रोक्सिस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की प्राइस चलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस गोल्ड की प्राइस 54K चल रही है और इसकी प्राइस 30K चलेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर 54,000 का गोल्ड चल रहा है तो यहाँ पे आपको मे बी 55K का गोल्ड मिलेगा, बट इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो ये फिजिकल गोल्ड है ये अंडरलाइंग है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की। इसका प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, इस फिजिकल गोल्ड पे डिपेंड करेगा। ये डेरिवेटिव्स है, हम इसमें क्या करते हैं, MCX पे ट्रेड करते हैं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब हम प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस क्या जा सकता है, अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल definition of derivatives. Derivative is a contract or product whose value is derived from some other asset known as underlying. Okay, so derivatives क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है, ओके, डेरिवेटिव क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दो पार्टीज के बीच में बनता है। ओके, एक पार्टी बायर होती है और एक पार्टी सेलर होती है। अब ये दोनों पार्टी क्या करती हैं, रेट डिसाइड करती हैं, फ्यूचर रेट्स डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर में जो भी असेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो अप प्रिडिक्शन कौन करता है, बायर करता है, और सेल प्रिडिक्शन कौन, डाउन साइड प्रिडिक्शन कौन करता है, सेलर करता है। तो ये बेसिक है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है, दो पार्टीज के बीच में बनता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूचर रेट प्रिडिक्ट करते हैं, किसका, असेट का। फ्यूचर रेट कैसे कि या तो फ्यूचर रेट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो जो अप प्रेडिक्ट करता है वो बायर होता है, जो डाउन प्रेडिक्ट करता है वो सेलर होता है। और इसके अकॉर्डिंग, वो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। अब अगर इसको हम शेयर्स के फॉर्म में सीखेंगे तो शेयर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर चल रहा है 192 रुपीज़ के प्राइस पे। ये क्या है, कैश है।
कैश मतलब अगर आप ये शेयर परचेस करते हो तो आप क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो, है ना। आप यहाँ पे अगर डिविडेंड्स आते हैं और बोनस आता है तो आप इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हो। स्प्लिट होता है तो कंपनी आपको ये सब प्रोवाइड करती है, बट डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। अगर स्प्लिट बोनस कुछ भी आया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके पास डेरिवेटिव स्टॉक है तो आपका जो शेयर प्राइस है उस पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, जो भी आपने डेरिवेटिव में शेयर खरीद रखा है उस पर इम्पैक्ट आएगा, उसके प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, उसके लॉट साइज पे इम्पैक्ट आएगा। अब लॉट साइज क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, मे बी 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स अंडरलाइन। अब जैसे कि असेट, SBI जो है ये असेट है, अंडरलाइंग असेट है। इसका जो फ्यूचर चल रहा होगा SBI का फ्यूचर वो 192.20 हो सकता है, 191.80 हो सकता है और 193 भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि हम अगर यहाँ पे 192 का प्राइस चल रहा है और यहाँ पे 193 का प्राइस चल रहा है, मतलब फ्यूचर में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि SBI जो है वो बाय पे जाएगा। और अगर SBI का असेट में प्राइस 192 चल रहा है और यहाँ पे फ्यूचर में 191 चल रहा है, मतलब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि SBI डाउन साइड जाएगा, तो यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, तो ये अब इस फ्यूचर की जो वैल्यू डिफाइन हो रही है ये इस असेट अंडरलाइन पे हो रही है। अगर ये अंडरलाइन असेट नहीं हुआ तो यहाँ पे आप फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो किसी की भी। अगर असेट की वैल्यू है तो उसी को बेस वैल्यू लेके आप फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हो। ओके, देन कितने टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं, तो ये कोई भी मेटल हो सकते हैं, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, इनको बुलियंस बोला जाता है, एल्यूमिनियम, निकल। देन नेचुरल गैसेस हो सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है। देन एग्री कमोडिटी हो सकती है, कॉटन, व्हीट, शुगर, कॉफ़ी। और सबसे लास्ट है फाइनेंशियल असेट, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, सो ये जो पूरा है डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव, ये इसी के ऊपर है, फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर। हम बेसिकली शेयर्स का पढ़ेंगे, बट बॉन्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज भी होता है। करेंसी डेरिवेटिव्स की एग्जाम होती है जो कम्प्लीटली फॉरेन एक्सचेंज पे होती है, बट अभी हमको शेयर्स का पढ़ना है डेरिवेटिव्स। ओके, देन डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। देन 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया, जो कि कमोडिटीज़, वेरियस कमोडिटी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। ओके, और इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट एक्चुअल 24 मेंबर की कमेटी बैठाई गई थी डॉक्टर LC गुप्ता के थ्रू नवंबर 1896 में, है ना, और उन्होंने पूरा कंप्लीट डेवलप किया। देन फाइनलाइज ये जून 1998 में हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ JR वर्मा। तो इन प्रोफेसर JR वर्मा की चेयरमैनशिप के अंडर में 1998 जून में कंप्लीट सेटअप हो चुका था डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का। देन डेरिवेटिव जो है तो SAR डेवलप किया गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट डेवलप किया गया, ताकि रेगुलेटरी बनाई गई ताकि कि कुछ भी फ्रॉड ना हो सके या कोई गलत ट्रांजेक्शन्स ना कर सकें या किसी को भी इसमें लॉसेस ना हो सकें। देन फाइनली जून 2000 में जो है सेबी ने परमिट किया NSE और BSE को जो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो ये सब जो है मेन पॉइंट्स हैं, आप नोट करके रखिए, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके सेट होंगे। ओके, देन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव ये मेन है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव का मेनली 4 टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। फर्स्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेकंड वन इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज ऑप्शन और फोर्थ वन इज स्वैप। सो सबसे फर्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, तो एडवांस करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कुछ ड्रॉबैक्स भी थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, इसलिए फ्यूचर को इंट्रोड्यूस किया गया।
एंड फ्यूचर को हेज करने के लिए, पोजीशंस को लॉस से बचाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए या फिर रिस्क को कम करने के लिए ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दो पार्टीज, बायर और सेलर, आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं, आपस में ही एग्रीमेंट कर लेती हैं। इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। सो जो भी, फॉर सपोज कोई एक व्यक्ति है जिसने कि गोल्ड के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेट किया है, एक बोल रहा है कि अभी 52,000 का गोल्ड चल रहा है, एक बोलता है कि अगले महीने जो है 51 का हो जाएगा गोल्ड, सेलर ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो बायर बोलता है कि ठीक है, तो तुम मुझे अभी 51 में बेच दो, दे दो, है ना, और अगले महीने में 52K में तुम ले लेना। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में ही आपस में एक एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट बन गया, काउंटर पार्टी नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पर मीडिएटर नहीं है जो कि इन दोनों के ऊपर ध्यान रखे कि बायर ने ये प्राइस प्रोवाइड किया है सेलर को या नहीं। उसने अगर गोल्ड खरीदा है तो गोल्ड के बदले में इतना पैसा सेलर को दिया है या नहीं दिया है। ओके, सो यहाँ पे कोई काउंटर पार्टी नहीं होती है, दो लोग आपस में ही ट्रेड सेटअप कर लेते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं। और ये जो एग्रीमेंट बनाते हैं, तो इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, ओवर द काउंटर एग्रीमेंट, ओवर द काउंटर एग्रीमेंट, और ओवर द काउंटर एग्रीमेंट, और ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो फॉरवर्ड में आप बहुत रेयर ट्रेड होता है, ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है फॉरवर्ड में। नॉर्मली एग्री कमोडिटीज़ में फॉरवर्ड में ट्रेड होता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा थे। यहाँ पर कुछ प्रॉज भी थे कि हर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता था, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा थी, कोई भी मीडिएटर नहीं था यहाँ पे, कोई भी क्या बोलना चाहिए कि गारंटी प्रोवाइड करने वाला कोई भी नहीं था, तो लोग यहाँ पे ट्रेड करने से डरते थे। तो इस वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एडवांस करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता था। बायर और सेलर जो रहते थे वो एक्सचेंज पे आते थे और अपने प्राइस, उनको जो भी प्राइस सिक्योरिटीज़ का समझ में आता है, जो भी प्राइस उनको ठीक लगता है, उस प्राइस पे वो अपना ट्रेड सेटअप करते थे। ओके, सो यहाँ पे फॉरवर्ड और में बायर और सेलर को एक दूसरे को ढूंढना पड़ता था। यहाँ पे बायर को सेलर को नहीं ढूंढना है, ना ही सेलर को बायर को ढूंढना है, ये एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज में बायर और सेलर आएंगे और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर डिसाइड होता है कि कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है ना, जिसका जो प्रिडिक्शन रहेगा। अगर फॉर सपोज आपको लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप बाय करते हो, अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस डाउन साइड आने वाला है तो आप सेल करते हो। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एडवांस लेवल है किसका, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और रेगुलेट होता है किसके थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू। किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज कौन होती हैं, एक बायर रहेगा और एक सेलर रहेगा। देन थर्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि राइट्स प्रोवाइड करता है बट ऑब्लिगेशन नहीं प्रोवाइड करता है। और ऑप्शन हम इन डिटेल पढ़ेंगे जो ऑप्शन वाला चैप्टर है उसमें, बिकॉज अभी मैं आपको समझाऊंगी ऑब्लिगेशन राइट, तो ये आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो ये ऑप्शन के ऊपर इन डिटेल हम ऑप्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिर भी आप एक बार समझ लीजिए कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, राइट प्रोवाइड करता है, ऑब्लिगेशन प्रोवाइड नहीं करता है। किसको, बायर और सेलर को। ठीक है, राइट प्रोवाइड करता है, ऑब्लिगेशन प्रोवाइड नहीं करता है बायर और सेलर को। और ऑप्शन में आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। जो बायर होता है ऑप्शन का वो प्रीमियम पे करता है और जो सेलर होता है ऑप्शन का वो प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है, देन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो स्वैप क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है मेड बिटवीन टू पार्टीज टू द एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज्ड फॉर्मूला।
अब ये बेसिकली शेयर्स के लिए यूज़ नहीं होता है, ये डेब्ट सिक्योरिटीज़ के लिए यूज होता है, जैसे कि बॉन्ड्स हैं या फिर डिबेंचर्स हैं, उनमें यूज़ होता है, ज़्यादा शेयर्स में नहीं यूज़ होता है। और जो स्वैप है वो पार्टिसिपेंट को रिस्क, जो भी मतलब रिस्क है, वॉलेटिलिटी जो आ रही है इंटरेस्ट रेट में, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बोला जाता है इसको। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है या घटा दी है ना, या रेपो रेट बढ़ा दिया या घटा दिया। तो अब ये जो लिक्विडिटी की जो रिस्क है, या ये जो रेट घटने और बढ़ने की जो रिस्क है, इसको फ्यूचर में क्या बोलना चाहिए, इससे बचने के लिए स्वैप ट्रेडिंग की जाती है। और इसमें भी सेम होता है, एक पार्टी अगर 6% पे रेडी हो गई है तो अदर पार्टी 7% के लिए रेडी होती है। जब दोनों पार्टीज एक रेट पे डिसाइड कर लेती हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है, और वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बेसिक जो इक्विटी डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और इक्विटी डेरिवेटिव्स जो प्रोफाइल होती है उसमें भी आपको फ्यूचर और ऑप्शन ज़्यादा यूज़ आता है, क्योंकि ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है ना। और जो स्वैप है, और स्वैप भी इवन एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है। फॉरवर्ड जो है वो ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, मतलब दो पार्टीज आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बना लेती हैं और उस प्राइस पे वो बाय या सेल करती हैं किसी भी सिक्योरिटी को। ठीक है, अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं इसमें, तो फर्स्ट वन इज हेजर। हेजर क्या करता है कि फॉर सपोज हेजर के पास कैश है 1 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पे उसके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, SBI है, बजाज फाइनेंस है उसके पास, और मैनी मोर, बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं। और मार्केट जो है क्रैश हो रहा है, गिर रहा है, बट ये वो 1 CR का अपना कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहता है, बट उसको पता है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, कंटिन्यू क्रैश हो रहा है। तो वो क्या करता है कि फ्यूचर में सिक्योरिटीज को सेल कर देता है, बेच देता है। तो यहाँ पे वो अपना रिस्क मैनेज करता है। उसके पास में यहाँ पे सिक्योरिटीज ऑलरेडी बाय है। फॉर सपोज उसके पास में SBI जो है वो 100 रुपीज से बाय है, और मार्केट जब क्रैश होना स्टार्ट हुआ तो 250 रुपीज SBI का रेट चल रहा था। अब उसने क्या करा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 250 रुपीज में SBI बेच दिया। अब ये गिरता 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 200 रुपये पे आ गया। तो ये जो 50 रुपीज का डिफरेंस है, यहाँ पे 200 पे वो वापस से बाय कर लेगा शेयर को। अब ये जो 50 रुपीज का डिफरेंस है, ये उसका प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे जो उसको डर लगा हुआ था कि मेरा जो शेयर का प्राइस 250 चल रहा था, तो यहाँ पे 50 रुपीज का उसको लॉस होता, वो उसने 50 रुपीज का लॉस यहाँ से फ्यूचर से उसने कवर तो हेजर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि अपनी रिस्क जो एसोसिएट होती है, जो रिस्क वो फेस करने वाला रहता है अंडरलाइंग एसेट में, उसको वो डेरिवेटिव के थ्रू रिड्यूस करता है। ओके, और आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हेजर हम उसको बोलेंगे कि जिसके पास में कैश में ऑलरेडी सिक्योरिटीज है और वो अगर ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो वो कैश में ना करते हुए फ्यूचर्स में ट्रेड करता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करता है, तो उसे भी हम हेजर बोलते हैं। देन सेकेंड वन इज स्पेक्यूलेटर और ट्रेडर। तो स्पेक्यूलेटर और ट्रेडर क्या होते हैं, इनके पास कोई कैश होल्डिंग नहीं होती है, ये डायरेक्ट फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं। फ्यूचर में ये ट्रेड कैसे करते हैं, जो भी मार्केट का मूवमेंट होता है उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि डाउन आएगा या अप जाएगा। अगर उनको लगता है कि अप जाएगा तो वो लोग बाइंग करते हैं, अगर उनको लगता है कि डाउन जाएगा तो वो लोग सेलिंग करते हैं। तो वो मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेटर बोलते हैं। ओके, देन थर्ड वन इज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेजर कौन होता है, आर्बिट्रेजर इज अ काइंड ऑफ हेजर ऑल्सो, मतलब हेजर की तरह ही उसका काम होता है। बट हेजर क्या करता है कि वो अपना कैश होल्डिंग नहीं सेल करता है, बट आर्बिट्रेज क्या करता है
वो साइमल्टेनियस दो मार्केट में, मार्केट 1 एंड मार्केट 2, दो मार्केट में वो ट्रेड सेटअप कर सकता है। अब ये दोनों मार्केट में भी ये फ्यूचर इंडेक्स हो सकता है और ये स्टॉक हो सकता है, मे बी ये फ्यूचर स्टॉक हो सकता है और मे बी वो फ्यूचर इंडेक्स ही हो सकता है, और मे बी ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्यूचर स्टॉक हो सकता है या फ्यूचर इंडेक्स हो सकता है। तो आर्बिट्रेज क्या करता है कि साइमल्टेनियसली दो मार्केट में अपनी पोजीशन सेटअप करता है, तो उसको हम आर्बिट्रेज बोलते हैं। ओके, सो ये 3 टाइप्स के पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में, हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर। हेजर क्या करता है, अपने रिस्क को कम करता है। कैसे कम करता है, अगर उसके पास अंडरलाइंग असेट है तो वो डेरिवेटिव में पर्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स को सेल करके अपने रिस्क को रिड्यूस करता है। स्पेकुलेटर क्या होता है, जो कि मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन सेटअप करता है। उसको लगता है बाय प्रिडिक्ट हो रहा है तो बाय पोजीशन सेटअप करता है, सेल प्रिडिक्ट हो रहा है तो सेल पोजीशन सेटअप करता है। देन थर्ड पार्टिसिपेंट होता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर क्या करता है, साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट मार्केट में ट्रेड सेटअप करता है। मे बी एक कैश हो सकता है, एक डेरिवेटिव्स हो सकता है, मे बी एक डेरिवेटिव इंडेक्स हो सकता है, एक डेरिवेटिव स्टॉक हो सकता है, मे बी एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हो सकता है और एक डेरिवेटिव स्टॉक हो सकता है। तो इट्स डिपेंड कि आर्बिट्रेजर को कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो दो मार्केट में अपना ट्रेड सेटअप करता है। देन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, तो बेसिकली दो टाइप के डेरिवेटिव मार्केट होते हैं। एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं। ओके, सो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको गारंटी देती है कॉन्ट्रैक्ट की, है ना, कि सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होगा ही होगा। और जो सेकंड वन होता है वो ओवर द काउंटर होता है। यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो डायरेक्टली क्या होती है, एग्रीड हो जाती हैं या डायरेक्टली आपस में कॉन्ट्रैक्ट सेटअप कर लेती हैं, कोई काउंटर पार्टी नहीं होती बीच में। और ये थ्रू टेलीफोनिक या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या आमने सामने बात करके ही ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये दो तरीके के डेरिवेटिव मार्केट होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, सेकंड वन इज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी देती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटलमेंट होगा उसका ट्रांजेक्शन का, और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स डायरेक्टली एग्रीड हो जाते हैं बिटवीन द टू पार्टीज। ओके, देन नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव क्या हेल्प करते हैं, है ना। तो डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्रोवाइड करते हैं कि फ्यूचर में अंडरलाइंग असेट का प्राइस क्या हो सकता है, बाइंग हो सकता है या सेलिंग साइड हो सकता है, अप जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। देन डेरिवेटिव मार्केट आपको हेल्प करते हैं टू ट्रांसफर द रिस्क। आपको जो, जैसे मैंने समझा, आपको पहले समझाया था कि अगर कैश में किसी के पास में एसबीआई या परचेज किया हुआ है और वो बहुत सालों से बोनस और डिविडेंड्स का है प्रॉफिट ले रहा है, और अब जो है मार्केट जो है डाउन साइड आना स्टार्ट हो गया, मतलब कि एसबीआई उसके पास था रुपीज से था, आज उसकी वैल्यू 250 रुपीज हो गई है और मार्केट जो है वो डाउन साइड आ रहा है और वो ये शेयर अपना बेचना नहीं चाहता, सेल नहीं करना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि फ्यूचर में एसबीआई को सेल कर देगा 250 के लेवल से, और 250 से ये स्लिप होके 200 के लेवल तक आ जाता है। तो यहाँ पे उसको 50 पॉइंट का प्लस मिल जाएगा। जो यहाँ पे उसकी रिस्क एसोसिएट हो रही थी 50 से 200 की तरफ, 50 पॉइंट्स की, वो उसने यहाँ से कवर कर ली। अब आज 200 के रुपीज़ पे भी है उसका शेयर, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 50 रुपीज़ का प्रॉफिट ले चुका है। सो ये एक बेनिफिट है डेरिवेटिव्स का। देन सेकेंड बेनिफिट है कि आप अपना रिस्क किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रिस्क ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रिस्क ट्रांसफ़र, सेल करके ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना रिस्क। मतलब आपने
200 से खरीदा था, 250 हो गया। अब यहाँ पे आपको रिस्क लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो आप क्या करोगे, 250 पे किसी और को सेल कर दोगे। तो अब ये जो 250 रुपीज़ का रिस्क है ये किसी और बायर को ट्रांसफ़र हो गया। अब ये इसका रिस्क है कि 250 से ऊपर जाएगा या लो जाएगा, है ना। अगर ऊपर जाएगा तो वो प्लस रहेगा, अगर नीचे आएगा तो नेगेटिव में रहेगा वो। तो आप अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। पोजीशन को हेज भी कर सकते हो आप, है ना, या फिर सेल कर सकते हो। देन डेरिवेटिव मार्केट शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेशन ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज मार्केट। मतलब कि जो कैश में सेलिंग होती थी, लाइक आपको अगर पता हो तो कैश में आप अपनी बाय पोजीशन होल्ड कर सकते हो, बट अगर आपने सेल किया है, आपके पास में डिलीवरी नहीं है स्टॉक की, तो ये पोजीशन आप होल्ड नहीं कर सकते। बट फ्यूचर में आप बाय पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं एंड सेल पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं। कब तक, अप टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नहीं हो जाती तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर। ओके, सो इस तरीके से जो स्पेकुलेटर्स हैं वो पहले कैश में ट्रेड करते थे, बट अब वो फ्यूचर्स में शिफ्ट हो गए बिकॉज उनको सेल का होल्डिंग कैपेसिटी मिल जाता है। देन यहाँ से आप रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेजिंग, आर्बिट्रेज। ओके, देन नेक्स्ट वन इज वेरियस रिस्क फेस बाय द पार्टिसिपेंट। अब जो डेरिवेटिव्स के पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बहुत सारी रिस्क फेस करना पड़ सकती है। काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब कि मे बी काउंटर पार्टी जो है, मीडिएटर जो है, वो डिफ़ॉल्ट निकल जाता है, जो कि मेनली फॉरवर्ड में होता था, इसलिए फॉरवर्ड को हटा के फ्यूचर इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, देन प्राइस रिस्क, मतलब कि आपने डिसाइड किया था 100 पे और वो बोल रहे हैं कि नहीं 100 नहीं 101 पे डिसाइड किया था हमने, तो ये प्राइस रिस्क हो सकती है। लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है कि आप सेल करना चाहते हैं पर आपको सेलर ही नहीं मिल रहा है ना, तो ये लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क हो सकती है, मतलब कि मे बी कोई आपको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए बोल सकता है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं और अब सामने वाला नहीं कर रहा है, तो ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट और लीगल रेगुलेटरी रिस्क होती है। देन ऑपरेशनल रिस्क हो सकती है, मतलब इसमें कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट पर आपके सिग्नेचर ले सकते हैं, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो ये सब होता है। देन और ये सारे जो रिस्क हैं इसका एक मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर जो है, इस पे एक क्वेश्चन आता है। हाँ, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रेडिंग मेंबर को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग टू द जो भी कस्टमर है या क्लाइंट है उसे, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।